मेरे पास आखिर कमी किस चीज की है? ईशा अक्सर खुद से यही सवाल करती थी। शहर के सबसे पॉश इलाके में खड़े उस आलीशान बंगले के बंद कमरों में जब सन्नाटा छा जाता तो ईशा की ये घुटन भरी आवाज खुद उसके कानों में गूंजने लगती थी। उसके पास एक दौलतमंद परिवार था, बेशुमार पैसा था, नाम था, इज्जत थी और एक ऐसा सुरक्षित भविष्य था जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी खपा देते थे। बाहर की दुनिया उसे देखकर यही कहती, ईशा कितनी खुशनसीब है, इसे किसी चीज की क्या कमी होगी, लेकिन दुनिया उस चमकदार सतह के पार नहीं देख पाती थी। वे ये नहीं देख सकते थे कि उस बड़े घर की चौखट के भीतर ईशा अपनी ही जिंदगी में कितनी अकेली थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत कोई नया आभूषण या खुली आजादी नहीं थी। वह सिर्फ अपने पिता आलोक सिंघानिया की एक अदद स्वीकृति चाहती थी। बचपन से ही उसने अपनी हर सांस पिता को खुश करने के लिए ली थी। वह चाहती थी कि उसके पिता उसे केवल बिजनेस साम्राज्य की अगली वारिस या घर की एक शांत मूर्ति के रूप में न देखें, बल्कि एक ऐसी बेटी समझें जिस पर उन्हें सचमुच गर्व हो। मगर आलोक सिंघानिया की दुनिया नफानुकसान के गणित पर चलती थी। ईशा जितनी उनके करीब आने की कोशिश करती, उनके बीच की वह अद उतनी ही चौड़ी होती जाती। घर का हर कोना एक सख्त नियम से बंधा था। ईशा के लिए जिंदगी धीरे धीरे एक अंतहीन परीक्षा बन चुकी थी। उसे हर हाल में सही होना था, उसे अव्वल रहना था और परिवार के नाम पर एक भी दाग नहीं लगने देना था। उस पर एक परफेक्ट खानदान की वारिस दिखने का भारी दबाव था। इसी दबाव के चलते उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गला घोंटना सीख लिया था। जो उसे पसंद था उसे दिल से मिटा देना, जो वह कहना चाहती थी उसे होठों पर ही दबाकर चुपचाप निगल जाना, और जो दर्द वह महसूस करती थी उसे अपने सीने के सबसे गहरे तहखाने में छिपा लेना। बाहर से वह समाज के लिए एक आदर्श, शालीन और संभ्रांत लड़की थी, लेकिन अंदर से वह सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल की भीख मांगती एक ऐसी इंसान थी जिसे खुद ये नहीं पता था कि उसकी अपनी असली पहचान क्या है। वह बस एक परछाई बनकर जी रही थी, दूसरों के बनाए नियमों की परछाई। उसे लगता था कि शायद उसकी पूरी जिंदगी इसी खामोश घुटन में बीत जाएगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस शांत और स्थिर जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा भूकंप आने वाला था जो सब कुछ उलट-पुलट कर रख देता। वह भूकंप किसी बड़े हादसे या तूफान की शक्ल में नहीं, बल्कि बेहद साधारण से दिखने वाले इंसान के रूप में आया था, जिसका नाम राघव था। राघव सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक साधारण प्रोजेक्ट मैनेजर था। वह कंपनी के उन कर्मचारियों में से था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर आगे बढ़ते थे, जिनके पास न तो खानदानी रसूख होता है और न ही शहर में कोई बड़ा नाम। पहली नजर में ईशा और राघव की दुनिया के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ एक अरबती घराने की इकलौती वारिस, जिसके एक इशारे पर लोग अपनी पलकें बिछा देते थे। दूसरी तरफ उसके पिता की कंपनी में पसीना बहाने वाला एक आम कर्मचारी। उनकी शुरुआती मुलाकातें बेहद पेशेवर और औपचारिक थीं। कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जब फाइलें इधर-उधर होतीं, तो कभी कभार राघव का सामना ईशा से हो जाता था। उन मुलाकातों में न कोई आकर्षण था, न कोई फिल्मी ड्रामा, लेकिन जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत मामूली लगते हैं और बाद में पूरी दास्तान बदलकर रख देते हैं। ईशा ने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को उससे दो तरह से मिलते देखा था। या तो वे लोग थे जो उसके रुतबे और पैसे से डरते थे, या फिर वे थे जो उसके इर्द गिर्द चापलूसी करने के लिए मंडराते रहते थे। किसी ने भी उसे एक इंसान की तरह नहीं देखा था। लेकिन राघव का रवैया बिल्कुल अलग था। जब वह कंपनी के दफ्तर में ईशा से बात करता तो उसकी आंखों में न तो वह खोखला डर होता था और न ही कोई मतलबी चमक। वह उससे वैसे ही बात करता जैसे एक आम इंसान दूसरे आम इंसान से करता है। शुरुआत में ईशा को ये बात अजीब लगी, फिर धीरे धीरे यही बात उसके दिल को छूने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि राघव उसे उसके सरनेम या उसके पिता की संपत्ति से अलग करके देख रहा है। उसके लिए ईशा सिर्फ मिस सिंघानिया नहीं थी, बल्कि सिर्फ ईशा थी। एक ऐसी लड़की जिसके भीतर भी ढेरों उलझने, दबी हुई इच्छाएं और गहरा अकेलापन था। धीरे धीरे बिना किसी योजना के राघव का वजूद ईशा के दिन भर के सन्नाटे में एक हल्की सी आहट की तरह शामिल होने लगा। जब भी वह कंपनी के दफ्तर जाती, उसकी नजरें अनजाने में उसी शख्स को तलाशने लगतीं। पहले ईशा ने इस अजीब से खिंचाव को खुद से दूर करने की कोशिश की।
उसने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ एक दफ्तर के कर्मचारी के प्रति मामूली जिज्ञासा या बोरियत का नतीजा है, मगर इंसानी फितरत भी अजीब है। जिस बात को दिमाग जितनी शिद्दत से नकारना चाहता है, दिल उसे उतनी ही गहराई से अपनाने लगता है। राघव की शांत आवाज, उसकी सादगी और उसकी आंखों में झांकने वाला वह अपनापन ईशा की सूखी जिंदगी में बंजर जमीन पर पहली बारिश की बूंदों जैसा था। वह अभी ये समझ भी नहीं पाई थी कि ये साधारण सा आकर्षण उसके जीवन की नींव हिलाने वाला है, और यहीं से उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक और खूबसूरत द्वंद्व की शुरुआत होने वाली थी। अब ईशा के भीतर एक नया और अजीब सा संघर्ष शुरू हो चुका था। एक तरफ उसकी दुनिया थी अनुशासन, परिवार की प्रतिष्ठा और वह ऊंचा मुकाम जहां हर कोई उसे परफेक्ट देखना चाहता था। दूसरी तरफ राघव का वह सादा संसार था जहां किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन दोनों दुनियाओं के बीच एक अदृश्य और गहरी दीवार थी जिसे लांघना आसान नहीं था। ईशा खुद को बार बार आईने के सामने खड़ा करके डांटती। वह खुद से सवाल करती, मैं ये क्या कर रही हूँ? वह सिर्फ एक कर्मचारी है और मैं इस घराने की बेटी। हमारे बीच की सामाजिक खाई इतनी चौड़ी है कि अगर किसी ने इस बारे में सोच भी लिया तो तूफान आ जाएगा। वह जानती थी कि उसके पिता आलोक सिंघानिया इस रिश्ते को तो दूर, ऐसी किसी भी सोच को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए प्रतिष्ठा और खानदान का मान सम्मान ही सब कुछ था। यदि उसके परिवार को इस बात की भनक भी लग गई तो न सिर्फ राघव की नौकरी चली जाएगी, बल्कि उसकी अपनी बची खुची आजादी भी हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। उसे एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। यही सोचकर ईशा सिहर उठती थी। वह कई दिनों तक राघव से नजरें चुराने की कोशिश करती, दफ्तर के उस हिस्से में जाने से बचती जहां उसके मिलने की उम्मीद होती, लेकिन जितनी शिद्दत से वह दूरी बनाने की कोशिश करती, उसका दिल उतनी ही तेजी से राघव की तरफ खिंचता चला जाता। जब घर में उसे कोई समझने वाला नहीं मिलता, जब पिता की ठंडी नजरें उसे अंदर तक तोड़ देती, तब अनजाने में ही उसका मन राघव की यादों में पनाह ढूंढने लगता। उसे एहसास होने लगा था कि राघव के साथ बिताए गए वे चंद मिनट ही उसकी हकीकत थे, बाकी की पूरी जिंदगी तो बस एक नाटक थी जो उसे दूसरों के लिए निभानी पड़ रही थी। एक शाम जब दफ्तर का काम खत्म होने के बाद सब लोग जा चुके थे, ईशा फाइल देने के बहाने राघव के कैबिन की तरफ पहुंची। राघव अपनी डेस्क पर कुछ कागजात खंगाल रहा था। जब उसने सिर उठाकर ईशा को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उस मुस्कान में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ एक सहज अपनापन था। ईशा का गला सूखने लगा। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से निकल ही गया, राघव, क्या तुम कभी इस शहर से दूर कहीं ऐसे स्थान पर जाने का सोचते हो जहां कोई हमें न जानता हो? राघव कुछ पल के लिए अचंभित होकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक सवाल तैर गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस उस खामोशी ने दोनों के बीच के फासले को और कम कर दिया। ईशा को समझ आ गया था कि अब वह उस ढलान पर आ चुकी है जहां से पीछे लौटना उसके बस में नहीं रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, राघव और ईशा के बीच का यह अनकहा रिश्ता और अधिक गहरा होता चला गया। अब यह सिर्फ दफ्तर की औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं था। वे चुपके से शहर के किसी कोने में मिलने लगे थे, कभी किसी शांत कैफे में तो कभी शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी पार्क की बेंच पर। इन मुलाकातों में कोई दिखावा नहीं था। ईशा के लिए राघव वह इकलौता शख्स बन चुका था जिसके सामने उसे परफेक्ट दिखने की कोई मजबूरी नहीं थी। वह उसके सामने खुलकर रो सकती थी, अपनी घुटन बयां कर सकती थी और अपने भीतर के सारे डर बाहर निकाल सकती थी। राघव उसे बड़े गौर से सुनता, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी सलाह के। उसकी वही खामोश और गहरी ईशा के लिए सबसे बड़ा मरहम बन गई थी। एक शाम जब बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं, ईशा राघव के साथ उसकी कार में बैठी थी। बाहर का माहौल शांत था, लेकिन ईशा के भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। उसने अपनी नम आंखें राघव की तरफ उठाईं और थरथराते स्वर में बोली, राघव, तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन मेरी अपनी कोई सांस नहीं है। हर कोई मुझसे एक तयशुदा किरदार निभाने की उम्मीद करता है। अगर मैं थोड़ा सा भी अपनी मर्जी से जीना चाहूं तो सब मुझे गुनहगार समझने लगते हैं। राघव ने गाड़ी रोकी, अपनी गर्म और मजबूत हथेलियों से ईशा के ठंडे पड़ चुके हाथों को थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और दर्द था। उसने धीरे से कहा, ईशा, दुनिया क्या कहती है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम खुद अपने बारे में क्या मानती हो।
कोई भी इंसान किसी दूसरे की जिंदगी की डोर हमेशा अपने हाथ में नहीं रख सकता। तुम्हें अपनी सांसें खुद लेनी होंगी। वे शब्द ईशा के दिल में किसी तीर की तरह उतरे, लेकिन वे चुभे नहीं, बल्कि उसने राहत दी। उस दिन पहली बार ईशा को महसूस हुआ कि उसे इस दुनिया में कोई ऐसा भी मिल गया है जो उसकी कीमत को उसके पैसे या रसूख से नहीं तौलता। राघव के साथ बिताया गया वह पल उसके लिए एक भावनात्मक पनाहगाह बन गया था। जब भी वह अपने घर के उस ठंडे और कुंठा भरे माहौल में लौटती जहाँ केवल नियमों का पहरा था, तो उसका मन तड़प उठता। उसे राघव की मौजूदगी की लत सी लगने लगी थी। राघव की एक झलक उसके उदासी चेहरे पर मुस्कान ले आती थी, और उसकी जरा सी दूरी उसे बेचैन कर देती थी। यहीं से प्रेम और भावनात्मक निर्भरता के बीच की वह बारीक रेखा धुंधली होने लगी थी। ईशा को खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि वह राघव से प्यार कर रही है या अपनी उस बेसहारा और अकेली जिंदगी से भागने के लिए उसे अपना सहारा बना रही है। लेकिन इस सच से इनकार करना नामुमकिन था कि अब राघव उसके वजूद का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका था, और इस एहसास ने उसे जितना सुकून दिया, आने वाले खतरों की उतनी ही बड़ी आहट भी दे दी थी। अब ईशा का वह रूप धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जिसे उसने सालों से अपने ही भीतर कैद करके रखा था। वह डरी सहमी, हर बात पर सिर झुकाने वाली परफेक्ट लड़की अब बगावत के मोड़ पर खड़ी थी। उसके भीतर दबी हुई इच्छाएं, जो कभी सिर्फ दबी हुई कसक बनकर रह जाती थीं, अब एक ऐसी आग का रूप ले चुकी थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। एक रात घर में एक बड़ा डिनर पार्टी का आयोजन था। शहर के तमाम बड़े उद्योगपति, राजनेता और रसूखदार लोग उस आलीशान हॉल में मौजूद थे। आलोक सिंघानिया अपनी शान और रुतबे के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। ईशा को एक महंगी डिजाइनर सिल्क साड़ी पहनाई गई थी। उसके चेहरे पर एक सधी हुई कॉर्पोरेट स्माइल सजाई गई थी, वैसी ही स्माइल जैसी एक खानदान की वारिस के चेहरे पर होनी चाहिए। हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर कुछ चुनिंदा मेहमानों से औपचारिक बातें कर रही थी। तभी उसकी नजरें अचानक हॉल के दरवाजे पर पड़ीं। वहां राघव खड़ा था। उसे उस पार्टी में किसी व्यावसायिक सिलसिले में बुलाया गया था। राघव ने एक साधारण लेकिन करीने से सिला हुआ सूट पहन रखा था। जब उसकी नजरें भीड़ के बीच से गुजरती हुई ईशा पर टिकी, तो कुछ पलों के लिए दोनों की सांसें थम गईं। उस चमक दमक भरी महफिल में, जहां हर कोई मुखौटे पहने हुए था, राघव की सीधी और सच्ची नजरें ईशा के दिल को चीरती हुई निकल गईं। उस एक पल में ईशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस पूरे आलीशान कमरे का सारा शोर अचानक गायब हो गया हो। उसके भीतर बरसों से दबा हुआ वह बच्चा चीख उठा, जो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता था। पार्टी के दौरान जब भीड़ थोड़ी कम हुई, तो ईशा किसी तरह बचकर पिछले बरामदे के शांत कोने में आ गई। थोड़ी देर बाद राघव भी चुपचाप वहीं आ पहुंचा। चारों तरफ घना सन्नाटा था और दूर तक फैला गार्डन हल्की रोशनी में नहा रहा था। राघव के करीब आते ही ईशा का दिल किसी छोटे बच्चे की तरह तेजी से धड़कने लगा। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे इस झूठी दुनिया से घुटन होने लगी है राघव। यह सोना, यह चांदी, ये शोहरत, सब कुछ एक जाल की तरह मुझे जकड़ रहा है। मैं थक चुकी हूँ सबके मुताबिक जीते जीते। राघव ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी। तो फिर भाग चलो ईशा, इस घुटन से दूर, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम और तुम्हारी अपनी मर्जी हो। वे शब्द ईशा के दिमाग में गूंजने लगे। भाग चलो। क्या वह सच में सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकती थी? उस रात उस बरामदे में पहली बार ईशा ने अपनी दबी हुई इच्छाओं को खुलकर स्वीकार कर लिया था। उसे समझ आ गया था कि अब वह वापस उस पुरानी बंधी बंधाई जिंदगी में कभी नहीं लौट सकती, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन दुनिया इतनी मेहरबान कहा होती है कि आपकी बगावत को चुपचाप स्वीकार कर ले। ईशा और राघव के बीच की नजदीकियां अब उतनी भी छिपी नहीं रहीं जितनी वे दोनों समझ रहे थे। कॉर्पोरेट गलियारों में गॉसिप्स की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका डर ईशा को सबसे ज्यादा था। एक दिन दोपहर को आलोक सिंघानिया ने अपने प्राइवेट केबिन में ईशा को बुलाया। उस कमरे का माहौल हमेशा ही भारी और डरावना रहता था, लेकिन आज वहां की हवा में कुछ ऐसा जहर घुला था जो सांस लेना भी दूभर कर रहा था। आलोक अपनी बड़ी सी चमड़े की कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने टेबल पर कुछ फोटोग्राफ्स बिखरे पड़े थे।
उन तस्वीरों में ईशा और राघव एक छोटे से कैफे के बाहर हंसते हुए दिखाई दे रहे थे और एक अन्य तस्वीर में राघव का हाथ ईशा के हाथ पर था। जैसे ही ईशा ने कदम अंदर रखे, आलोक की ठंडी और तेज आवाज गूंज उठी, ये सब क्या है? ईशा का दिल एक पल के लिए बंद सा हो गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा ये सिर्फ क्या? आलोक अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि घोर निराशा और अपमान का भाव था। एक ऐसा अपमान जो एक खानदान के मुखिया को सहन नहीं होता। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी औकात क्या है ईशा? तुम सिंघानिया खानदान की वारिस हो और तुम अपना चाल चलन एक मामूली कर्मचारी के साथ जोड़ रही हो, उस राघव के साथ जिसकी हैसियत हमारे दरवाजे पर खड़े होने की भी नहीं है। ईशा का खून खौल उठा। वर्षों का दबा हुआ डर अचानक एक झटके में गुस्से में बदल गया। उसने अपनी आंखें उठाईं और पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर पूरी मजबूती से कहा, पापा वह मामूली कर्मचारी जरूर है, लेकिन वह मुझसे प्यार करता है और सबसे बड़ी बात, वह मुझे समझता है, वह जो मैं अंदर से हूँ, न कि वह जो आप मुझे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आलोक सिंघानिया गुस्से से कांप उठे। उन्होंने अपनी मेज पर जोर से मुक्का मारा और कड़कती हुई आवाज में बोले, बस एक शब्द और नहीं। उस राघव को कल सुबह तक इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी यह बदतमीजी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। या तो तुम खुद इस पागलपन से बाहर आ जाओ, या फिर मैं तुम्हें इस घर से बेदखल कर दूंगा। ईशा वही पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उसके पिता की धमकी उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उस धमकी के बावजूद उसके भीतर डर की जगह एक अजीब सी जिद पैदा हो चुकी थी। अगर उसके पिता को लगता था कि वे उसे डराकर झुका लेंगे तो वे गलत थे, क्योंकि अब ईशा उस मुकाम पर आ चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले 24 घंटों में सिंघानिया हाउस में तूफान आ गया था। आलोक सिंघानिया ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए राघव को न केवल कंपनी से बर्खास्त करवा दिया था, बल्कि शहर के दूसरे बड़े उद्योगों में भी उसके लिए रास्ते बंद करने की कोशिश की थी, ताकि वह कहीं और नौकरी ना पा सके। ईशा को उसके अपने ही कमरे में नजरबंद कर दिया गया था। उसका फोन छीन लिया गया था, बाहर पहरा बैठा दिया गया था ताकि वह राघव से संपर्क न कर सके। उस बड़े कमरे की कैद में ईशा का दम घुट रहा था। वह समझ चुकी थी कि उसके पिता किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस कैद ने उसे कमजोर करने के बजाय और ज्यादा जिद्दी बना दिया था। रात के 2 बज रहे थे। घर के सारे लोग गहरी नींद में सो चुके थे। ईशा ने अपनी खिड़की के सहारे नीचे उतरने का खतरनाक फैसला किया। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था सिवाय उस आजादी के जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। बमुश्किल खुद को बचाते हुए वह रात के अंधेरे में उस आलीशान बंगले से बाहर निकल आई। उसके पास न तो पैसे थे, न ही फोन, बस तन पर पहने हुए कपड़े और दिल में एक सुलगती हुई आग थी। वह सीधी राघव के उस छोटे से किराए के कमरे की तरफ दौड़ी जो शहर के एक साधारण मोहल्ले में था। जब उसने राघव के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर की खामोशी टूट गई। दरवाजा खुला। सामने राघव खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी, थकान और बेरोजगारी का साया साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी भी दुनिया उजड़ चुकी हो। जैसे ही राघव ने ईशा को आधी रात को अपने दरवाजे पर भीगा हुआ और बिखरे बालों में देखा, उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत ईशा को अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। ईशा, तुम यहाँ इस वक्त? और तुम्हारी ये हालत? राघव की आवाज कांप रही थी। ईशा फफककर रो पड़ी और सीधे राघव के सीने से लग गई। उसने सिसकते हुए कहा, पापा ने सब कुछ छीन लिया। राघव, उन्होंने तुम्हें निकाल दिया, मुझे कैद कर दिया। वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। राघव ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। उसके अपने आंखों में भी आंसू थे। उसने धीरे से कहा, ईशा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। तो क्या हुआ? ईशा ने अपनी नम आंखें उठाकर राघव के चेहरे पर टिका दीं। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक पागलपन भरा सुकून था। उसने कहा, अगर ये मुसीबत है तो मैं इस मुसीबत में खुशी खुशी डूबना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी राघव, कहीं भी जहाँ ये दीवारें न हों,
जहाँ ये नियम न हों वे दोनों एक ऐसी गहरी खाई के किनारे खड़े थे जहाँ से एक कदम आगे बढ़ाने का मतलब था पूरी पुरानी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देना। लेकिन दोनों को पता था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सुबह की पहली किरण अभी खिड़की से ठीक से उतरी भी नहीं थी कि राघव के उस छोटे से कमरे के बाहर भारी कदमों की आहट गूंज उठी। दरवाजे पर जोरदार ढंग से दस्तक पड़ी। इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, दरवाजा धड़ाम से खुल गया। सामने आलोक सिंघानिया अपने 2 सुरक्षा गार्ड्स और स्थानीय पुलिस के कुछ अफसरों के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर वह क्रूर और ठंडा गुस्सा था जो इंसान को अंदर तक जमा दे। उन्होंने एक नज़र कमरे की हालत पर डाली, फिर अपनी ठंडी नजरें सीधे ईशा पर टिका दी। बहुत शौक है तुम्हें बगावत करने का ईशा? आलोक की आवाज उस छोटे से कमरे में गूंज उठी। उन्होंने आगे बढ़कर ईशा का हाथ मजबूती से पकड़ा और खींचकर अपने करीब कर लिया। चलो घर, आज तुम्हारा ये पागलपन हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ईशा ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पापा बस बहुत हो गया आपका अनुशासन, आपकी शर्तें। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगी। भी आलोक ने अपनी जेब से एक कागजात निकाला और राघव की तरफ फेंका। वह एक कानूनी नोटिस था। राघव पर कंपनी के कागजात चुराने और धोखाधड़ी करने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। आलोक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम इस लड़के की भलाई चाहती हो ईशा तो चुपचाप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, वरना यह लड़का अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, अपनी जिद पूरी कर लो या इस बेवकूफ की जिंदगी बचा लो। ईशा का दिल जैसे सीने में ही रुक गया। उसने एक नज़र राघव को देखा। राघव के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। राघव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जाओ ईशा, अपने पिता के साथ जाओ। मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ईशा चीख पड़ी, लेकिन गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। ईशा की चीखें उस तंग गली के सन्नाटे में गूंजती रहीं, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उसे जबरन गाड़ी में बैठा दिया गया और गाड़ी सीधे सिंघानिया हाउस की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते भर ईशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसने जिस आज़ादी की चाह में ये कदम उठाया था, वह आज़ादी उसे मिलने के बजाय उसे और ज्यादा बड़े पिंजरे में कैद कर गई थी। लेकिन उस कैद में भी उसका दिल राघव के पास ही छूट चुका था। वापस लौटने के बाद ईशा को उसके कमरे में नजरबंद कर दिया गया, पहरा और कड़ा कर दिया गया था। उसके पास न फोन था, न किसी से मिलने की अनुमति। लेकिन इस बार का सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब उसके भीतर एक अजीब सी खामोश बगावत पल रही थी। आलोक सिंघानिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी। राघव के खिलाफ झूठा केस वापस लेने के एवज में उन्होंने उसे शहर छोड़ने की शर्त रख दी थी। राघव के पास और कोई चारा नहीं था। उसे शहर छोड़कर जाना ही पड़ा ताकि ईशा की जिंदगी और ज्यादा मुसीबत में न पड़े। ईशा को जब यह बात पता चली तो वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी कोशिशें, उसकी सारी बगावत बेकार हो गई। वह अपने कमरे के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोई। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह वाकई इतनी कमजोर थी कि अपनों के सामने अपनी मोहब्बत की हिफाजत भी नहीं कर पाई? लेकिन धीरे धीरे उस अकेलेपन और आंसुओं के समंदर के बीच उसके भीतर एक अनोखा बदलाव आने लगा। वह लड़की जो हमेशा दूसरों की स्वीकृति के लिए तरसती थी, जो हर फैसले के लिए अपने पिता की तरफ देखती थी, अब हमेशा के लिए मर चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसे अपने पिता की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने उसे सिर्फ एक मोहरा समझा, उनके सामने झुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उस चेहरे पर अब एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने तय कर लिया कि वह इस सोने के पिंजरे में घुट घुट कर नहीं मरेगी। अगर उसके पास आज़ादी नहीं है तो वह अपनी इस कैद को अपनी ताकत बनाएगी। उसने अपनी पढ़ाई, कंपनी के काम और बाकी चीजों में फिर से दिलचस्पी लेना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका मकसद अपने पिता को खुश करना नहीं था, बल्कि खुद को इस काबिल बनाना था कि एक दिन वह किसी के रहमो करम पर निर्भर न रहे। आलोक सिंघानिया को लगा कि उन्होंने अपनी बेटी को फिर से अपने नियंत्रण में कर लिया है,
लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि अब उस खामोश लड़की के भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जो आने वाले समय में उनकी पूरी सल्तनत की नींव हिलाने वाला था। 2 साल बीत चुके थे। सिंघानिया हाउस की दीवारों पर आज भी वही पुराना सख्त अनुशासन टंगा था, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। ईशा अब वह डरपोक और सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मजबूत जगह बना ली थी। अब आलोक सिंघानिया भी अपनी बेटी के फैसलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ईशा अब किसी के दबाव में टूटने वाली नहीं है। एक शांत शाम ईशा अपने दफ्तर की बालकनी में खड़ी शहर की जगमगाती रोशनी को देख रही थी। उसके हाथ में कॉफी का कप था। उसके मन में अब वह घुटन नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। उसने आखिरकार अपने अकेलेपन से लड़ना सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी किसी दूसरे इंसान के सहारे या किसी की स्वीकृति से पूरी नहीं होती। अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। राघव को गए हुए लंबा अरसा हो चुका था। उसके बाद से उनकी कभी कोई बात नहीं हुई थी, नहीं कभी उनका आमना सामना हुआ था। लेकिन राघव उसकी जिंदगी का वह अध्याय बन चुका था जिसने उसे उसकी अपनी ही कमजोरियों से लड़ना सिखा दिया था। उसने एक लंबी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, मैंने जिंदगी भर दूसरों की खुशी के लिए जिया, उनकी उम्मीदों के साए में खुद को खो दिया। लेकिन उस गहरी खाई में उतरने के बाद ही सही मुझे अपनी असलियत का पता तो चला। वह जानती थी कि घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं थे और अतीत की यादें कभी कभार आज भी उसके दिल को कचोट जाती थीं। लेकिन अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वह खुद अपने पैरों पर खड़ी थी। जैसे ही उसने अपना कप मेज पर रखा, उसकी नजरें दूर सड़क के उस पार पड़ीं, जहां एक साधारण सा शख्स हाथ में बैग लिए गुजर रहा था। कुछ पलों के लिए उसके दिल की धड़कन तेज हुई, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नजरें हटा लीं। उसे अब किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद को ढूंढ चुकी थी। कहानी का ये सफर भले ही दर्द और बगावत के कांटों से गुजरा था, लेकिन अंत में ये सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते की दास्तान नहीं, बल्कि एक लड़की के खुद के वजूद को पाने की सबसे खूबसूरत और साहसी उड़ान बन गया था।